नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आप सबके द्वारा दिए जा रहे स्नेह के लिए। आप सभी से मुझे जो प्रेम और स्नेह प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हृदय तल की गहराइयों से आप सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस कोरोना महामारी के दौर में जहां कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आगे भी स्वस्थ और मस्त रहेंगे। चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा, हमने पढ़ा था रचना की दृष्टि से भाषा के प्रकार। रचना की दृष्टि से भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। रचना की दृष्टि से मैंने कल आपसे कहा था भाषा कितने प्रकार की होती है, ये सही क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन का सही प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए और प्रॉपर आंसर होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन, प्रॉपर आंसर, सटीक प्रश्न का सटीक उत्तर। तो हमारा प्रश्न क्या होना चाहिए? भाषा की दृष्टि, रचना की दृष्टि से भाषा के कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं साहब। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाषा की दृष्टि, रचना की दृष्टि से भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो दो होते हैं, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। नो डाउट, केवल दो। रचना की दृष्टि से भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। ठीक है। अच्छा, अगर वो पूछता है नाम क्या है, तो मौखिक और लिखित। ठीक। अब आती है हमारी बात कि कल की वीडियो में मैंने आपको, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? स्वन कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और इसका जहाँ पर भी अध्ययन किया जाता है, यानी स्वन का जहाँ अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को हम ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में ध्वनि को फोन कहते हैं, अंग्रेजी में ध्वनि को फोन कहते हैं। और फोन का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको फोनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको फोनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक कल हमने अध्ययन किया। आगे फिर हमने सोचा आपको बता दिया जाए। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, आप सबको उसी से जोड़ रहा हूँ। मैंने आपको बताया था स्वन में और ध्वनि में क्या अंतर होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्वन और ध्वनि क्या एक ही होते हैं? नहीं जनाब, स्वन और ध्वनि एक ही नहीं होते। स्वन और ध्वनि में अंतर होता है। मुख से उच्चारित प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक साउंड क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है। मुख से उच्चारित प्रत्येक वह ध्वनि जिसका अध्ययन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। लेकिन मुख से उच्चारित वह ध्वनि जिसका व्याकरणिक कोटि में, व्याकरणिक दृष्टि में, व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है? स्वन कहलाती है। तो प्रत्येक वह ध्वनि जिसका अध्ययन किया जा सकता है स्वन कहलाती है, जबकि स्वन ध्वनि के अंतर्गत आ सकती है, लेकिन ध्वनि स्वन के अंतर्गत नहीं है ना। तो स्वन क्या है? ध्वनि हो सकती है, कोई भी ध्वनि स्वन हो सकती है और कोई भी स्वन ध्वनि हो सकता है। लेकिन कोई भी ध्वनि स्वन हो, कोई भी ध्वनि स्वन हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसका अध्ययन नहीं भी किया जा सकता है। ये कल मैंने आपसे बताया। आगे मैंने आपको बताया कि मौखिक भाषा की सबसे बड़ी, रूप स्तर की सबसे बड़ी इकाई को रूपिम कहते हैं और इसका जहाँ अध्ययन किया जाता है उसे रूपिम विज्ञान या रूप शास्त्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कल हमने यानी मौखिक भाषा की जो बड़ी और छोटी इकाई थी उनके विषय में जानकारी ग्रहण की। आज हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, कौन सी इकाई? छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? प्रश्न ये आता है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, तो बताइए क्या कहलाएगी? वर्ण, अक्षर, शब्द, पद। ऑप्शन दिए जाते हैं, वर्ण, शब्द, अक्षर, पद। तो इसमें बेशक क्या आएगा? नो डाउट वर्ण। क्या आएगा? वर्ण। ठीक है, वर्ण आएगा। ओके। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण का जहाँ अध्ययन किया जाता है, वर्ण का व्याकरण की जिस कोटि के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, वर्ण का व्याकरण की जिस
कोटि के, आप मेरे शब्दों को बड़े गौर से सुनिएगा, वर्ण का व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, लेकिन व्याकरण की किस कोटि के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो वर्ण का व्याकरण की जिस कोटि के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विचार। भाई वर्णों का क्या कर लें? विचार कर लें, उसे वर्ण विचार कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ण का अध्ययन कहाँ किया जाएगा? व्याकरण की किस कोटि के अंतर्गत किया जाएगा? ये प्रश्न आया है कई बार। तो वर्ण का अध्ययन व्याकरण की किस कोटि के अंतर्गत किया जाता है? वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करें तो लिखित भाषा की अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है ना? लिखित भाषा की अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइए। वाक्य कहलाती है। क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। वाक्य कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। और वाक्य का अध्ययन व्याकरण की किस कोटि के अंतर्गत किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है, वाक्य संरचना के अंतर्गत किया जाता है, वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाएगा। और वाक्य विचार में क्या है? फिर वाक्य के प्रकार, वाक्य की रचना, संरचना के आधार, वाक्य के अंग, वाक्य है ना, संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ठीक है ना, उसके अंग उपांग, इनका अध्ययन सब वहाँ है ना किया जाता है। तो ये वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाएगा। तो अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से लिखित भाषा की सबसे बड़ी इकाई, लिखित भाषा की सबसे बड़ी, अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से लिखित भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। और इसका अध्ययन जहाँ किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह वाक्य विचार कहलाता है। वह वाक्य विचार कहलाता है। ठीक है सर, यहाँ तक हमने अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे कि भाई लिखित भाषा, ये तो भाषा के क्या है? रचना के आधार पर दो प्रकार हैं। अभी मैंने आपको केवल क्या कल बताया था कि टॉपिक था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। अभी हम बात कर रहे हैं कि लिखित भाषा का भी अध्ययन किया जाता है, मौखिक भाषा का भी अध्ययन किया जाता है। तो लिखित भाषा का अध्ययन कहाँ किया जाता है? व्याकरण की, है ना, किस कोटि? हमने व्याकरण की बात कही है। तो कौन सी भाषा का किया जाता है? लिखित भाषा का। मौखिक भाषा का व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, तो कौन सी भाषा का किया जाता है? लिखित भाषा का किया जाता है व्याकरण के अंतर्गत। और ये व्याकरण की कौन सी इकाई है? ठीक है, लिखित भाषा का अध्ययन लिखित भाषा का अध्ययन करने वाला ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, लिखित भाषा के नियमों का अध्ययन जिस ग्रंथ के अंतर्गत किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो ऐसे लिख लें इसको कि लिखित भाषा को नियमित करने वाला ग्रंथ या लिखित भाषा का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वह ग्रंथ क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, अभी इस विषय पे हम ज़्यादा बात करेंगे आगे चल के व्याकरण में। अभी फ़िलहाल यहीं
स्टॉपेज कर देना चाहता हूँ कि भाषा के दो प्रकार होते हैं रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से भाषा के दो प्रकार होते हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है, मौखिक के विषय में मैंने कल आपको बताया, आज लिखित के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिखित भाषा की, लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है कि भाषा का वह रूप जिसमें मुख द्वारा उच्चरित विभिन्न ध्वनियों को विभिन्न प्रतीक चिन्हों के रूप में लिपिबद्ध किया जाता है, लिखित भाषा कहलाता है। दोबारा सुन लें, भाषा का वह रूप जिसमें मुख द्वारा उच्चरित विभिन्न ध्वनियों को, आप इसे परिभाषा के रूप में नोट कर सकते हैं। ठीक है, भाषा का वह प्रकार या वह रूप जिसमें मुख द्वारा उच्चरित विभिन्न ध्वनियों को अनेक प्रतीक चिन्हों के रूप में या निश्चित प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखने की प्रक्रिया को, है ना, सॉरी, भाषा का वह रूप जिसमें, मैं कुछ और बोल गया, सॉरी बोल रहा हूँ, भाषा का वह रूप जिसमें मुख द्वारा उच्चरित विभिन्न ध्वनियों को अनेक प्रतीक चिन्हों के रूप में लिपिबद्ध किया जाता है, लिखा जाता है, लिखित भाषा कहलाता है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वर्ण का, व्याकरण की जिस कोटि के अंतर्गत वर्ण का अध्ययन किया जाता है वह वर्ण विचार कहलाता है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्ण का व्याकरण की जिस कोटि के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वह वर्ण विचार कहलाता है। व्याकरण की सबसे, है ना, अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है। अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है और वाक्य का जहाँ अध्ययन किया जाता है वह वाक्य विचार कहलाता है। क्लियर? अच्छा, हमने फिर आपको बताया कि भाई वाक्य विचार कहलाता है और इन सब का लिखित भाषा का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो लिखित भाषा को नियमित करने वाला ग्रंथ या लिखित भाषा का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है वह व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो हम चाहें तो यहीं पर व्याकरण की परिभाषा लिख सकते हैं कि लिखित भाषा को नियमित, परिष्कृत, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिखित भाषा को परिष्कृत, परिमार्जित और नियमित एवं नियोजित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, इसकी आप कहो तो मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा के यहीं पर लिखता हूँ, यहाँ से लिख जाएगा तो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख दूँगा। भाषा को परिष्कृत, परिमार्जित, नियोजित व नियमित करने वाला शास्त्र क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं हम? व्याकरण कहते हैं। ठीक है भैया, भाषा को परिष्कृत, परिमार्जित, नियोजित और नियमित करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। और जिसको व्याकरण का ज्ञाता होता है, व्याकरण का प्रकांड पंडित होता है, व्याकरण का जिसको पूर्ण ज्ञान होता है, जो व्याकरण को नियमित, व्याकरण का ज्ञाता होता है, व्याकरण के नियमों का जिसे ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।
आज की इस लघु वीडियो के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी, कोई जैसी भी आपको लगती है, कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट मुझे संबल प्रदान करते हैं, मुझे उत्साह प्रदान करते हैं। अगर कहीं आपको कोई कमी, कोई त्रुटि नज़र आती है तो एक स्वस्थ आलोचक की तरह आप उसकी आलोचना करने का पूर्ण हक रखते हैं और आप मुझे अपने विचारों से अवगत कराते रहें। धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं, ईश्वर से कामना करता हूं कि जब हमारी आपसे मुलाकात हो, पुनः आपसे जब मैं मिलूं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हों, मस्त हों, ठीक है, कुशल पूर्वक रहें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, आदाब अर्ज़, राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी है। ओके मित्रों, धन्यवाद।